हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 का जिसका नाम है अफवाह उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला नंबर में है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हम लोग को सही ऑप्शन बताना है। देखिए, पहला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, केंद्राभिमुख। मतलब जितने भी धारा आ रहे हैं वह केंद्र की ओर आ रहे हैं। जैसे वृक्ष की जो शाखा होती है, सभी शाखाएं जो है एक ही तना में आकर मिलते हैं, उसी प्रकार केंद्राभिमुख में भी सभी नदी जो होते हैं एक केंद्र में ही आकर मिलते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक इस पर्वत से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाले झील है। मतलब सामान्यतः जो झील होते हैं वह मीठे होते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर झारखंड में है तो हुंडरू फॉल गए होंगे या फिर अन्य दसम फॉल भी गए होंगे। अगर रांची में रहते हैं तो वहाँ का जो पानी है वो मीठा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे झील भी होते हैं जिनका पानी है जो है समुद्र के जैसे खारा होता है। तो हम लोग को बताना है कौन सा जो है खारे पानी वाला झील है। तो का नंबर जो सांबर झील है यह खारे पानी वाला झील है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर ये ताप्ती नदी बहती है। घ नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, कोई भी ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उसे अपवाह कहते हैं। पश्चिमी घाट जल विभाजक एक उदाहरण है। यहाँ पर अपवाह नहीं होगा, यहाँ पर विभाजक होगा। देखिए, जैसे कोई नदी बह रही है तो नदी के बहने के ही बीच में कोई एक ऊंची जगह आ गया, चट्टान आ गया या फिर कोई पर्वत आ गया या फिर कोई ऊंचा जगह ही आ गया, तो नदी का जो बहाव है दो भागों में बढ़ जाएगा। इसी को जल का विभाजक बोलते हैं। जितना भी जल एक जगह था अब वह दो भागों में बढ़ जा रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का जल विभाजक, मतलब गंगा का भी पहले, जैसे गंगा का निर्माण जो हुआ है दो नदी से हुआ, अलकनंदा और भागीरथी। उसी प्रकार जब कोई नदी जा रहा है वह अलग अलग भागों में बट गया, जिससे कि गंगा नदी जो आती है झारखंड में इधर हुगली नदी के रूप में एक बह जाती है और उधर जो है गंगा के रूप में जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक बंगाल की खाड़ी। तो इसी को बोलते हैं जल विभाजक। बीच में कोई ऊंचा स्थान आ गया होगा और जो गंगा नदी है वो दो भागों में बट गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। तो यही जो है भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी। उत्तर देखिए, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो ये सभी जो है लद्दाख से निकलती है। हिम नदियाँ हैं, मतलब हिमालय पर्वत की ओर से ही निकलती हैं। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में तथा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। यह सभी जो है तिब्बत में ही है। एक मानसरोवर से निकलता है और एक गंगोत्री से निकलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। उत्तर देखिए, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं। ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो गंगा नदी की दो मुख्य धारा, मतलब अलग अलग नदी आकर जो है गंगा नदी का निर्माण कर रही है। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। ये दोनों जो है देवप्रयाग, दोनों जहाँ मिलते हैं उस जगह को देवप्रयाग नाम दिया गया है। तो वहाँ मिलते हैं और संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर बंगाल की खाड़ी में आकर बहुत ज़्यादा ही गाद का निर्माण करती है, परंतु तिब्बत में वह एक भी गाद का निर्माण नहीं करती है। गाद मतलब दलदल। ऐसा क्यों। उत्तर देखिए, तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद
तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद हैं। देखिए जो तिब्बत है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ज़्यादा ठंडा है, और जब ऊपर से बर्फ़ आता है तो वह उतना मिट्टी नहीं ले पाता है कि वह दलदल बना सके, और वहाँ का जो ढलान है वह भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जल जमाव नहीं होता, इसीलिए कम गाद का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है? तो दो नदी ही है ऐसा जो गर्त से होकर बहती है, पहला है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती, और ये जो है समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख मतलब कि समुद्र में मिलने से पहले अलग अलग रास्तों से होकर जाती है। उत्तर देखिए, दो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो गर्त से होकर बहती हैं वे हैं नर्मदा और ताप्ती। वे समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नदियों का विभिन्न प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, मत्स्य पालन के लिए उपयोग करते हैं, उद्योगों में उपयोग करते हैं, फिर बिजली बनाने के लिए उपयोग करते हैं, अनेक प्रकार से उपयोग होता है। उत्तर देखिए, नदियाँ कृषि प्रयोजन और जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये सिंचाई और नौ संचालन में सहायक है। सांभर जैसी झीलों के जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। झीलें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है और मनोरंजन का साधन है। इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। फिर अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। कुछ ऐसे झील होते हैं जिनका जो निर्माण हुआ है वह स्वतः हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है, और कुछ ऐसे झीलें हैं जिसको बांध बनाकर, गड्ढा बनाकर, या फिर मतलब सही जगह देखकर वहाँ पर जो है झीलों का निर्माण किया गया है। इसे बोलते हैं मानव निर्मित झील, जो मानव के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है झीलों के नाम दिए गए हैं। देखिए उत्तर, प्राकृतिक झीलें हैं वुलर, डर, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी, लोकताक, ये जो है प्राकृतिक झीलें हैं। फिर मानव निर्मित झीलें गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये सभी जो है मानव के द्वारा बनाए गए हैं, नदियों को बांधकर या फिर जो है पर्वतों से बहने वाले जलों को रोककर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं उनका जो उद्गम स्थल वह हिमालय से होता है, हिमालय से उत्पत्ति, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है पर्वतों से होती है। देखिए, इसका जो उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट से उत्पत्ति। ये नदियाँ 12 मासी होती है, ये नदियाँ मौसमी होती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं वह बर्फ़ के पिघलने से जो उनको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये हमेशा जल से परिपूर्ण रहते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये वर्षा, अपने जल के लिए वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन्हें जो है मौसमी कहा जाता है। मतलब जब वर्षा के दिन है तो इसका जल स्तर कम रहेगा, और गर्मी के दिन में जो है कम हो जाएगा या सूख जाएगा। फिर अगला है, ये नदियाँ वर्षा के साथ साथ ऊंचे पर्वतों से पिघलते हुए बर्फ़ से पानी प्राप्त करती हैं। मतलब बर्फ़ से भी पानी प्राप्त कर रहा है और वर्षा से भी। फिर प्रायद्वीपीय नदी का देखिए, ये नदियाँ पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित हैं। सूखे मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, और ये केवल वर्षा के द्वारा अपनी जल की आपूर्ति करती हैं। इसलिए जब गर्मी का मौसम आता है तो ये नदियों का जो जल स्तर है वह घट जाता है और एकदम छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जल जो है बहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करें। मतलब प्रायद्वीपीय पठार में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, एक पूर्व की ओर बहती है और एक पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली तो साधारणतः सभी नदियाँ ही हैं, परंतु जो पश्चिम की ओर बहती हैं वैसे 2 ही नदियाँ हैं। उत्तर देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, उदाहरण देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो है पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली 2 ही नदियाँ हैं और अन्य नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी है, तो उनको नगण्य हम लोग मान सकते हैं। देखिए,
नर्मदा और ताप्ती ही पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। मतलब अन्य नदियां जो है बहुत छोटी है, इसलिए उनको हम लोग नहीं गिनते। तो दो ही नदियां हैं ऐसी जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। फिर देखिए पूर्व की ओर बहने वाली, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। पूर्व की ओर बह रही है तो भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो वहीं जाकर गिरेगी। और पश्चिम की ओर क्या है, अरब सागर है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरेगी। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ अरब सागर की तरफ गिरती है। फिर देखिए पूर्व की ओर ज़्यादा मात्रा में गाद तथा गाद का संवहन करती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण होता है। जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा मतलब ढेर बहुत ज़्यादा गाद का निर्माण करती है, इसलिए ये नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कम मात्रा में गाद का संवहन करती है, इसलिए ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं मैदानी भाग से भी होकर बहती है, जबकि पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं इनका जो उद्गम स्थल है वह पर्वतों से होता है, इसलिए इन्हें उतना ज़्यादा मिट्टी प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए ये कम गाद का निर्माण करती है और समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। और ये जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं ये समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का जो है निर्माण करती है। फिर देखिए ज़्यादा सहायक नदियाँ, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उनकी बहुत अधिक सहायक नदी होती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो होती हैं वे कम सहायक नदियाँ होती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। अब नदी तो महत्वपूर्ण होगा ही, क्योंकि इसी जो है सिंचाई हो सकता है या फिर जल विद्युत हो सकता है, उद्योग के लिए जल हो सकता है, सभी प्रकार की जो आपूर्ति होती हुए जल की आपूर्ति होती हुए हम नदियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उत्तर देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहला, इनका जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। नदियों के जल का प्रयोग घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि के लिए किया जाता है। अगला है, इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला, इनका उपयोग नौ संचालन तथा परिवहन के लिए किया जाता है। लास्ट है, ये मछली पालन जैसे उद्योगों में भी सहायक हैं। तो जो है जो नदियां हैं वे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, इसीलिए नदियां जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।